हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मॉर्निंग टुडे टारगेट में। आज हम देखेंगे यूपी टेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एसएसटी के। तो एसएसटी के जितने भी पीवाईक्यू क्वेश्चन है सभी आपको कराने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे जो भी मेरी क्लासेस होगी सभी क्लासेस आपको प्रॉपर तरीके से मिलती रहेगी। देखिए, जो लोग पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं यूपी टेट की, तो उनके लिए क्लास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, एसएसटी आपकी 60 नंबर की पूछी जाती है, चाहे सी टेट में हो चाहे यूपी टेट में हो। तो जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सभी आपको कराने वाले हैं। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और देखिए, जितने भी लोग सी टेट की तैयारी कर रहे थे उनके लिए जितनी भी मेरी क्लासेस एसएसटी की हो चाहे सीडीपी की हुई, तो सभी इम्पॉर्टेंट थी और वही पढ़ाए थे जो आपके एग्जाम में आए थे। तो इसलिए एक भी क्लासेस मेरी मिस मत करिएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन पे, और देखिए कॉपी पेन लेके जरूर बैठिएगा, जितने भी पॉइंट हैं सभी नोट करिएगा। पहला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन एशिया के प्रकाश के रूप में जाना जाता है? तो किसे एशिया के प्रकाश के रूप में जाना जाता है? तो वह हो जाएगा गौतम बुद्ध को। देखिए, गौतम बुद्ध को एशिया के प्रकाश के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। देखिए, गौतम बुद्ध ने सत्य की खोज के लिए 29 वर्ष की आयु में अपना घर त्याग दिया था। तो यह क्वेश्चन बन सकता है। तो जितने भी पॉइंट आपको बता रहे हैं सभी नोट करते जाइएगा। और देखिए, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, तो वह बोध गया में प्राप्त हुआ था ज्ञान, और पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो सभी पॉइंट जितने हैं नोट करते चलिएगा। और देखिए, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, तो वह दिया था सारनाथ में, और जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। और देखिए, उनकी मृत्यु हुई थी तो वह कुशीनगर में हुई थी। तो उनकी मृत्यु को जाना जाता है महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। तो जितने भी पॉइंट है याद रखिएगा। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाथी गुम्फा शिलालेख किसके बारे में जानकारी प्रदान करता है? तो हाथी गुम्फा शिलालेख किसके बारे में जानकारी प्रदान करता है? तो वह हो जाएगा खारवेल के। यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। देखिए, यह उड़ीसा के भुवनेश्वर के पास उदयगिरी के पहाड़ियों में स्थित एक शिलालेख है। देखिए, इसका निर्माण कलिंग के राजा महामेघ वंश के प्रतापी राजा खारवेल ने करवाया था इसका निर्माण। तो याद रखिएगा, यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक खारे के पानी की झील है? तो कौन सी एक खारे पानी की झील है? तो वह हो जाएगा यहाँ पे समभार झील, जो आपका खारे पानी की झील होती है। यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, समभार झील राजस्थान में स्थित है। यह भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील होती है। तो यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। और देखिए, डल झील आपकी जम्मू कश्मीर में स्थित है। यह मीठे पानी की झील होती है, तो डल झील। तो ये भी याद रखिएगा और नोट करते चलिएगा। और देखिए, वूलर झील आपकी वूलर झील है, तो जम्मू कश्मीर में ये भी स्थित है। यह भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। और देखिए, गोविंद सागर यह हिमाचल प्रदेश में एक मानव निर्मित मीठे पानी की झील है। तो ये सभी पॉइंट याद रखिएगा, आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धरातल पर स्थित वह बिंदु जहां सर्वप्रथम भूकंप अनुभव किया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? तो धरातल पर स्थित वह बिंदु जहां सर्वप्रथम भूकंप का अनुभव किया जाता है, तो उसे कहते हैं अधिकेंद्र कहते हैं। यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, धरातल पर स्थित वह बिंदु जहां सबसे पहले भूकंपीय तरंगें पहुंचती हैं, जहां सबसे पहले भूकंप का अनुभव किया जाता है, वह स्थान अधिकेंद्र कहलाता है। तो यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो गांधी सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो वह हो जाएगा चंबल नदी पे। यहाँ पे इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, अपनी तैयारी को अभी से बेहतर तरीके से शुरू कर दीजिए, नहीं तो आपका एग्जाम आ जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा और आपकी तैयारी अच्छी नहीं होगी तो आप क्लियर नहीं कर पाएंगे यूपी टेट। तो जानते हैं कि आगे वैकेंसी आने वाली है, तो आप उसमें बैठ नहीं सकते हैं, इसलिए अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से अभी से शुरू कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के साथ साझा सीमाएं हैं, तो किसके साथ हैं? तो वह हो जाएगा, यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा, नेपाल के साथ हैं। देखिए, नेपाल भारत के 5 राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जितने भी आपके PYQ क्वेश्चन है सभी आपको कराने वाले हैं। तो जो लोग पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं वह निश्चिंत रहेंगे। तो जितने भी हैं सभी आपको प्रैक्टिस सेट कराएंगे, जरूर कराएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पुराना भाग है? तो कौन सा भारत का सबसे पुराना भाग है? तो वह हो जाएगा प्रायद्वीपीय पठार हो जाएगा, जो भारत का सबसे पुराना भाग होता है। यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, प्रायद्वीपीय पठार भारत का सबसे पुराना भौगोलिक भाग है। यह अत्यंत प्राचीन और कठोर है और यह देखिए, यह आग्नेय और कायांतरित चट्टानों से बना है। तो ये भी याद रखिएगा और इसे भारतीय भूभाग का मूल कोर कहा जाता है। और देखिए, महान हिमालय है, तो यह नबीन मोरदार पर्वत है। और देखिए, उत्तरी मैदान है, तो उत्तरी मैदान नदियों द्वारा बने नवीन जलोढ़ मैदान होते हैं। और देखिए, भारत का मरुस्थल है, देखिए भारत का मरुस्थल अपेक्षाकृत नवीन भूभाग और आकृति क्षेत्र है। तो ये सभी पॉइंट याद रखिएगा और नोट करते जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी होती है? तो वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है वह क्षोभ मंडल होती है। यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, क्षोभ मंडल यह सबसे निचली परत होती है जहां हम रहते हैं। क्षोभ मंडल में मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं, जैसे बादल, वर्षा, कुहरा आदि। तो याद रखिएगा, क्षोभ मंडल में मौसम संबंधी घटनाएं पाई जाती हैं। और देखिए, समताप मंडल में ओजोन परत होती है, यह मौसम संबंधी घटनाओं से मुक्त होती है और हवाई जहाज उड़ाने के लिए सबसे आदर्श होती है, तो आपकी समताप मंडल। और देखिए, आयन मंडल में रेडियो तरंगे परावर्तित होती हैं। तो याद रखिएगा, आयन मंडल में रेडियो तरंगे परावर्तित होती हैं। और देखिए, आपके बहिर्मंडल में सबसे पतली आय पाई होती है। तो याद रखिएगा, ये सभी पॉइंट जरूर नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करते समय जब एक शिक्षक व्यक्तिगत अनुभव का प्रयोग करता है तो यह क्या होता है? तो वह हो जाएगा, इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, उनके स्थानीय वास्तविकता को वैश्विक संदर्भों के साथ जोड़ने की योग्यता को बढ़ावा देता है। यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, जब बच्चों को कोई चीज उनकी वास्तविक जीवन से जोड़कर सिखाई जाती है तो बच्चे सक्रिय रूप से सीखते हैं और आनंद से सीखते हैं और जल्दी भी सीख जाते हैं। तो यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्खनन साक्ष्य के आधार पर निम्नांकित में से किस खंड में जानवरों को पालतू बनाया आरंभ हुआ था? तो उत्खनन साक्ष्य के आधार पर किस खंड में सबसे पहले जानवरों को पालतू बनाना आरंभ हुआ था? तो वह हो जाएगा मध्य पाषाण काल में। यहाँ पे इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, सबसे पहला पालतू जानवर बनाया गया था वह कुत्ता बनाया गया था, तो वह हो जाएगा मध्य पाषाण काल में। यहाँ पे इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पाई शहर लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? तो वह हो जाएगा भोगवा नदी के किनारे स्थित है। देखिए, हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह शहर लोथल गुजरात में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। इसकी खोज हुई थी तो 1954 में इसकी खोज हुई थी और किसके नेतृत्व में हुई थी? तो वह हो जाएगा SR राव के नेतृत्व में हुई थी। तो ये सभी पॉइंट याद रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से नागरिक शास्त्र शिक्षण की प्रयोगशाला विधि में प्रयोग किए जाते हैं। तो नागरिक शास्त्र शिक्षण की प्रयोगशाला विधि में क्या प्रयोग किए जाते हैं? तो पहला हो जाएगा सैंपल, तो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा प्रोजेक्टर, तो आपका दूसरा भी सही हो जाएगा। तीसरा मॉडल और मानचित्र, आपका यहाँ पे तीसरा भी सही हो जाएगा। चौथा ऑप्शन है
उपरोक्त सभी, यहाँ पे देखिए सभी जो है आपका नागिन सात शिक्षण प्रयोगशाला विधि में प्रयोग किए जाते हैं। सामग्री, यहाँ पे इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पंचायत का विघटन हो जाता है तो उसका चुनाव करवाने की अवधि क्या है? तो यदि पंचायत का विघटन हो जाता है तो चुनाव करवाने की अवधि क्या है? तो वह हो जाएगा 6 महीने के अंतर्गत हो जाएगा। यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, यदि पंचायत का विघटन भंग हो जाता है तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 ई के अनुसार 6 महीने के अंतर्गत चुनाव करवाना अनिवार्य होता है। तो यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधानसभा की बैठकों हेतु गण पूर्ति है। तो विधानसभा की बैठकों हेतु गण पूर्ति क्या है? तो वह हो जाएगा, यहाँ पे फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा, कुल सदस्यों की संख्या का 10वां भाग या 10 हो जाएगा। यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, जितने भी क्वेश्चन करवा रहे हैं सारे इंपॉर्टेंट है। अगर अभी से आप डेली क्लास लेना प्रारंभ कर देते हैं तो आपका बेस एग्जाम तक काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। तो आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है अभी से। देखिए, जितना हो सके अच्छे से पढ़िए और समझ के पढ़िए। देखिए, जितनी भी क्लासेस अभी से आप लेने लगें तो आपका 100% यूपी टेट निकल जाएगा। देखिए, जितना हो सके बेहतर तरीके से अपनी तैयारी को करिए। तो चलते हैं क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सा सामाजिक अध्ययन का विशिष्ट उद्देश्य है? तो कौन सा सामाजिक अध्ययन का विशिष्ट उद्देश्य है? तो वह हो जाएगा तर्क एवं चिंतन विकसित करना। तो आपका यहाँ पे फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, स्व अध्ययन को विकसित करना तो आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा, और राष्ट्रवाद विकसित करना तो आपका यहाँ भी गलत हो जाएगा तीसरा। उपरोक्त सभी आपका होगा नहीं। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दल बदल विरोधी कानून किस वर्ष में पारित किया गया? तो दल बदल विरोधी कानून किस वर्ष में पारित किया गया? तो वह हो जाएगा आपका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। 1985 में किया गया था दल बदल कानून पारित। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, आपकी हिंदी और एसएसटी और आपकी सीडीपी के तीनों की क्लासेस चलने वाली है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे एक भी क्लास मिस ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी लोकसभा की एकमेव शक्ति है? तो निम्न में से कौन सी लोकसभा की केवल एक शक्ति है? तो वह हो जाएगा धन विधेयक प्रस्तुत करना। आपका राइट आंसर यहाँ पे पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, धन विधेयक संविधान के अनुच्छेद 109 के तहत पारित किया गया था। और देखिए, धन विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। और देखिए, राज्यसभा इसे ना तो संशोधित कर सकती है और ना ही इसे अस्वीकार कर सकती है। तो धन विधेयक का अंतिम निर्णायक लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। तो याद रखिएगा, एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति कब तक राष्ट्रपति के रूप में काम कर सकता है जबकि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो, खाली हो? तो वह हो जाएगा 6 माह तक। आपका डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, अनुच्छेद 62 के अनुसार राष्ट्रपति का पद यदि खाली है तो 6 महीने के भीतर नए राष्ट्रपति का चुनाव करवाना अनिवार्य होता है। तो आपका यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश की वैधता की अधिकतम अवधि क्या है? तो वह हो जाएगा यहाँ पे 6 सप्ताह हो जाएगा। यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल द्वारा अध्यादेश शुरू होने की तिथि होती है 6 सप्ताह होती है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, जितने भी क्वेश्चन करवा रहे हैं सारे इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर अभी से आप तैयारी नहीं करेंगे तो आपका यूपी टेट नहीं क्लियर हो पाएगा। और वैकेंसी देखिए बार बार नहीं आती है, और देखिए कितने दिनों में आ रही है। तो जी जान से अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिए ताकि आपका यूपी टेट क्लियर हो सके, आप एक सरकारी जॉब ले सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भारत के राष्ट्रपति को दिया गया परामर्श क्या होता है?
तो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भारत के राष्ट्रपति को दिया गया परामर्श क्या होता है? तो वह हो जाएगा बाध्यकारी नहीं होता है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भारत के राष्ट्रपति को दिया गया परामर्श बाध्यकारी नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधानसभा द्वारा पारित किसी विधेयक को विधान परिषद अधिकतम कितने समय तक क्रियान्वित होने से रोक सकती है? तो वह हो जाएगा, यहाँ पे इसका राइट आंसर सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, 4 माह तक रोक सकती है। तो आपका यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है? तो किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है? तो वह हो जाएगा जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है। यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान में निदात्मक परीक्षण शिक्षक को क्या समझने में सहायता करेगा? तो सामाजिक विज्ञान में निदात्मक परीक्षण शिक्षक को क्या समझने में सहायता करेगा? तो वह हो जाएगा, इसका फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा, सामाजिक विज्ञान में विद्यार्थी सीखने संबंधी किन कठिनाइयों का सामना कर रहा है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, निदात्मक परीक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है बच्चों के सीखने के दौरान जो भी कठिनाइयाँ आ रही हैं उसका पता लगाना। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, जितने भी क्वेश्चन है सारे इंपॉर्टेंट है। अगर अभी से आपने क्लास लेना शुरू कर दी तो आपका बेस काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। मेरी पहली क्लास है, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोगों को क्लास कैसी लगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नियमों, विनियमों और मूल्यों के सामाजिक अधिगम को बढ़ावा देगा? तो वह हो जाएगा समूह चर्चा हो जाएगा। यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, बच्चे सामाजिक रूप से ज़्यादा सीखते हैं, एक दूसरे से माध्यम से ज़्यादा सीखते हैं चर्चा करके। तो आपका यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान शिक्षण का प्राथमिक लक्ष्य क्या होता है? तो सामाजिक विज्ञान शिक्षण का प्राथमिक लक्ष्य क्या होता है? तो वह हो जाएगा आलोचनात्मक चिंतन और विश्लेषणात्मक कौशल को प्रोत्साहित करना होता है। तो आपका यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिपरीक्षा आधारित अधिगम कौन सी गतिविधि सम्मिलित नहीं होती है? तो परिपरीक्षा आधारित अधिगम में कौन सी गतिविधि सम्मिलित नहीं होती है? तो वह हो जाएगा लिखित कार्य हो जाएगा। देखिए, आपका जो परिपरीक्षा आधारित अधिगम की गतिविधि में सम्मिलित नहीं होता है, आपका क्षेत्र भ्रमण, वृष्टि अध्ययन और समूह परियोजना, ये सभी होते हैं, पर आपका लिखित कार्य नहीं होगा। तो आपका राइट आंसर जो नहीं पूछा है, फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने की गतिविधि के रूप में परियोजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? तो आपका सत्य नहीं है पूछा है सीखने की गतिविधि के रूप में परियोजना के बारे में। तो वह हो जाएगा, यहाँ पे इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, यह शिक्षक केंद्रित गतिविधि होती है, जो आपका सही नहीं होगा। देखिए, परियोजना विधि प्रोजेक्ट मेथड मुख्य रूप से छात्र केंद्रित होता है, जहाँ विद्यार्थी स्वयं सक्रिय होकर ज्ञान अर्जित करते हैं। तो यह विद्यार्थी केंद्रित होता है, ना कि शिक्षक केंद्रित। तो आपका यहाँ पे डी ऑप्शन जो गलत पूछा है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस मध्यकालीन राजा ने एकता प्रणाली की शुरुआत की थी? तो भारत में किस मध्यकालीन राजा ने एकता प्रणाली की शुरुआत की थी? तो वह हो जाएगा, यहाँ पे इल्तुतमिश ने शुरुआत की थी। यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही से सुमेलित नहीं है? तो वह हो जाएगा तालीकोटा का युद्ध 1564 में, जो आपका सही नहीं है। देखिए, यह हुआ था, तालीकोटा का युद्ध हुआ था 23 जनवरी को हुआ था, और 1565 में हुआ था, ना कि 1564 में हुआ था। इसलिए आपका देखिए गलत हो जाएगा। तालीकोटा का युद्ध लड़ा गया था तो वह 1565 में लड़ा गया था। तो आपका राइट आंसर जो आपका सही नहीं है, तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इसके आगे का आपको नेक्स्ट क्लास में देखने को मिलेगा। तो
तो 60 नंबर का आपका देखिए SST पूछी जाती है। पेपर 2 आपका 60 नंबर का पूछा जाता है। तो आपका देखिए 30-30 क्वेश्चन आपको डेली कराने वाले हैं अभी शुरुआत में, और आपको समझाने वाले हैं। तो जितने भी क्वेश्चन है सारे इंपॉर्टेंट है, तो एक भी क्वेश्चन मिस मत करिएगा। तो डेली आपकी क्लास चलने वाली है 30-30 के क्वेश्चन की SST के, और ज़्यादा भारी संख्या में आप लोग जुड़ेंगे तो आपका डेली आपका 60 नंबर का चलने वाला है यूपी टेट के लिए। तो सामाजिक अध्ययन के लिए आप लोग निश्चिंत रहिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।